हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल। राधे राधे। सर गेट जरा बंद करते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्लास स्टार्ट होने में हमें क्या है, समय लग गया है। चलिए, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं अभी, तो अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई भी स्टार्ट कर लेंगे। निखिल कुमार, ओके। आकाश, सौरभ, लकी, रूबी, बब्बी कुमार, व्हाट अ नेम, आशीष। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हर्षित, चंदन, गुड मॉर्निंग। सूरज, हेमंत, शिल्पी, अनुपम सिंह। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। एक्चुअली क्लास स्टार्ट होती है ना, कंटिन्यू क्लास है तो क्लास ऑफ करके दूसरी क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। कोई बात नहीं, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। कल हमारी भी फर्स्ट क्लास थी, आज आपकी अभी ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा है। कल एक इंट्रोडक्टिव क्लास हुई थी जो आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हैं। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। ऑडियो प्रॉब्लम? ऑडियो प्रॉब्लम? अमित, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइनें हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइनें हैं। आज रास्ता बना लिया, आज क्या कर लिया, आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। बेटा, कंटिन्यू क्लासेस में होता ये है, एक क्लास ऑफ होके दूसरी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ओके, चलिए। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और कल हमारी एक इंट्रोडक्टिव क्लास हुई थी जिसमें हमने आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताया था। बायोलॉजी का बेस बताया था, बेसिक बताया था। आज उसी बायोलॉजी में आगे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल केवल और केवल इंट्रोडक्टिव क्लास हुई थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूथ पब्लिकेशन इज द बेस्ट। यूथ पब्लिकेशन के कोई भी बुक आप ले सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। HR, हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कल की क्लास को। कल की क्लास में आपको क्या बताया गया था? जैसे ही आप बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान शब्द सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? जैसे ही आप जीव जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान में जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके ब्रेन में क्या आता है? जीवों का अध्ययन। जीव मतलब क्या? अब जीव में ऑब्वियस सी बात है, लिविंग बीइंग की बात की गई है। ठीक है, जीव में हम पेन को नहीं रख सकते हैं, जीव में हम चेयर को नहीं रख सकते हैं, हम पोडियम टेबल चेयर को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जीव में कौन आएंगे बेटा? सजीव आएंगे, लिविंग्स आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या बताया है? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। सजीवों के अध्ययन को हम क्या बोल रहे हैं? जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी बोलेंगे। सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। उन्होंने क्या किया था? सजीवों के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बनाई, एक अलग ब्रांच बनाई, जिसको उन्होंने क्या बोला था? बायोलॉजी बोला था। आगे जाके अरस्तु ने क्या किया था? इन समस्त सजीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया था उनके पोषण के आधार पे। पोषण मतलब क्या है? कि ऐसे सजीव जो क्या कर, सब समस्त सजीव अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, समस्त सजीव जो थे वो अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, आज आपकी पहली क्लास हो, आज आपकी दूसरी क्लास हो, है ना, अभी दो ही क्लासेस हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशांत कुमार, खुश रहिए। और इससे भी अच्छी विशेष है कि आप जो चाह रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिले, आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचे।
हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होगा, यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डीप और पढ़ना है ना। हम एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कंटेंट दे रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय का अभाव है, आप अपने समय को मैनेज करिए, आप अपने टाइम को मैनेज करिए। और अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, उस पे उसमें कोई लॉस नहीं है आपका। जो डाउट है वो आप किसी दिन लाइव क्लास में आके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बायो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रेक्शन करते हैं फिर चलते हैं। सीजीएल एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी कंटेंट डिलीवर की थी। अभी आपका जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बायो का पूरा कंटेंट डिलीवर किया था और सफिशियंट कंटेंट था, क्वेश्चन भी वहां से मिले थे, ठीक है। प्रिंटिंग नोट चाहिए, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इजिली निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएएस अनुपम सिंह, आपका क्या कमेंट है? चलिए क्लास की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा पैरेलली देखते रहेंगे आपके कमेंट भी, ठीक है। साइटोलॉजी, तो उसके बाद क्या हुआ था, अरस्तु ने सजीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया था। ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद से बना रहे थे उनको किस कैटेगरी में रखा था? पादपों की कैटेगरी में रखा था। दूसरा, ऐसा सजीव जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे सजीवों पर निर्भर रह रहे थे उनको कहाँ रखा था? जंतुओं में। अब क्या किया था उन्होंने, क्या कहा कि समस्त पौधे, समस्त ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम एक अलग शाखा में रखेंगे और उस शाखा का हम अध्ययन करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान बोलेंगे, पादप विज्ञान बोलेंगे। एक बार मेरा बॉटनी का नोट्स रखा हुआ था, मैं 12th में थी, मेरा बॉटनी का नोट्स रखा हुआ था, उस पर बड़ा बड़ा मैंने येलो कलर का चार्ट पेपर लगाया था जिस पे बड़ा बड़ा सा लिखा था बॉटनी। आई वॉज लाइक, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि बहन वो वहां पे मेरा एक नोट्स रखा होगा, येलो कलर का कवर होगा, जरा उठा के ले आ। देन सी वॉज लाइक, दीदी बूटानी। चलिए, देन जब मैं बॉटनी बोल रही हूँ तो मेरे को हंसी आ गई है, तो वो मेरे से बोल रही है दीदी यहाँ पे बूटानी का नोट्स रखा है। मैंने कहा बेटा वो बूटानी नहीं बॉटनी होता है। चलिए वापस आ जाती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं उनको पौधों में रखेंगे और इन समस्त पौधों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंदर करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान बोलेंगे या फिर पादप विज्ञान बोलेंगे। दूसरी तरफ ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे जिनको हम जंतु बोल रहे हैं, समस्त जंतुओं के अध्ययन के लिए हम एक अलग शाखा बनाएंगे जिसको हम जंतु विज्ञान, जूलॉजी बोलेंगे। आगे अरस्तु साहब पौधों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने बस देखा ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनका आकार देखा और आकार के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले ट्रीज थे, बड़े पौधे थे, उसके बाद मिडिल क्लास वाले, बीच वाले जो पौधे थे जिनको श्रब्स बोल दिया, झाड़ियां जिसमें आ रही थी, और सबसे छोटे जिसमें जड़ी बूटियां आ रही थी। नीचे आपको दिख नहीं रहा, हम ऐसे बता रहे हैं ना, ट्रीज के बाद मिडिल वाले जो कि झाड़ियों में आ रहे थे, जैसे कि गुलाब है, गुड़हल है, कनेर है। उसके बाद सबसे छोटे निम्न स्तर वाले पौधे जिनको क्या बोला था? जड़ी बूटियां, जिनमें जड़ी बूटियां या फिर ग्रासेस आ रहे थे जिनको हर्ब्स बोला था। मिडिल वालों को क्या बोला था? श्रब्स बोला था, जिसमें झाड़ियां आ रही थी। सबसे बड़े जो थे उनको क्या बोला? ट्रीज, जिनको हम पेड़ बोलते हैं। उन्होंने पौधों का ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया था उसकी आकारिकी, मॉर्फोलॉजी के आधार पे। बाकी फर्दर अरस्तु जो थे वो पौधों में इंटरेस्टेड नहीं थे। पौधों पे अध्ययन करने के लिए, पौधों पे विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। इसीलिए जब बात आती है फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक की, तो फिर वो कौन थे बेटा? थियोफ्रेस्टस थे। अगेन अगर हम बात कर लें जंतु विज्ञान के जनक की, तो वो कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। आगे क्या हुआ था, ये देखा गया कि अरस्तु, आप लोगों के कमेंट अभी देखती हूं, लास्ट टाइम में थोड़ा किसका इंट्रो चाहिए है आपका? आपको गाजीपुरिया, गाजीपुर अच्छा शहर है। खतरनाक, क्या भाई नाम रखते हैं आप लोग। इंजीनियर अजय वर्मा, जेएस स्पेशल में बायो, बायो स्पेशल दोनों। हाँ बेटा, हाँ ये ठीक है। रोहित, चलिए
सौरभ क्या बोल रहे हैं, हम कुमार सर से ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेस्ट तो हमें, देखिए आप कुमार सर से तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। वो रिस्पेक्टेड हैं, उनके पास बहुत अ लॉट ऑफ नॉलेज है एज कंपेयर टू मी, है ना। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। हर कोई क्या होता है, अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो बात कर रहे थे अरस्तु और थ्योफ्रेस्टस की, उन्होंने वो लगातार सजीवों की बात कर रहे थे, वो लगातार जंतुओं की बात कर रहे थे, पौधों की बात कर रहे थे। उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो जिनके बात कर रहे हैं वो बने कैसे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे घर की जो बिल्डिंग है 4 स्टोर बिल्डिंग है, 3 स्टोर बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। हमने किसी को नहीं बताया ये बिल्डिंग कैसे तैयार हुई है, ये बिल्डिंग कैसे बनी है, ठीक है। ऐसे ही अरस्तु का था, वो लगातार क्या थे, सजीवों की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि ये सजीव कैसे बने हैं। तो हमारे अगले और महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो एक बार निरीक्षण कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे पौधों की छाल पे, पौधों की जो बार्क होती है, प्लांट की जो बार्क होती है, उस पे वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा था कि वो जो छाल है वो किससे मिलके बनी थी, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बनी हुई थी। उन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने 1665 में एम्प्टी रूम बोला था। बाद में रॉबर्ट हुक ने उन्हीं एम्प्टी रूम को सेल बोला, सेला बोला। सेला इज अ लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है सेल, कोशिका। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका भित्ति की भी खोज की थी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे हम गए थे तो हमने देखा था, हमने जीवित कोशिका के बारे में पढ़ा था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। कैसी कोशिका थी, मृत। उसके बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में ख्याल आया क्यों ना जीवित कोशिका की खोज की जाए। तो एक महान वैज्ञानिक फिर से आ गए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 1674 में, जिन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने ये कोशिका जीवाणु से खोजी थी। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है लाइक बायो। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चाहे आप राजस्थान में बैठे हो, है ना, आप बस, मैं आपको कंटेंट दे रही हूं। क्वेश्चन का टाइप अलग हो सकता है, एग्जामिनर का माइंडसेट अलग हो सकता है कि वो क्वेश्चन को दूसरी तरीके से फ्रेम करे, लेकिन करेगा तो कंटेंट से ही, कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा, है ना। आप इमेज करिए कि राजस्थान में जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी वही कोशिकांग होंगी जो यहाँ यूपी में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर राजस्थान में आपको सेल पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर भी वही कोशिकांग पढ़ाए जाएंगे। तो ये कोई भी डाउटफुल चीज नहीं है ना। बस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना वो चेंज हो जाता है, कंटेंट में कुछ नहीं बदलेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ना वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है वहां जो क्वेश्चन का पैटर्न हो वो स्टेटमेंट वाइज हो, मल्टीपल चॉइस हो, या फिर क्वेश्चन का जो फ्रेम करने का तरीका है वो अलग हो। मोस्ट टॉपिक नोट करवाते रहिए, नहीं तो भूल जाता है बाद में। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप नोट करते रहिएगा। आगे अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे जिस कोशिका के बारे में बात हो रही है, जिस सेल के बारे में बात हो रही है, ये सेल आखिर दिखती कैसी है। हम लगातार कोशिका की बात कर रहे हैं, हमने एक भी बार नहीं बताया ये कोशिका आखिर कैसी दिखती है। तो कल हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था, आपको कोशिका का एक डायग्राम भी बताया था, जिसमें बताया था कि कोशिका के जो बाहरी घटक हैं, सबसे पहली कोशिका बैक्टीरिया जीवाणु जो कि पानी में बनी थी, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके बाहर 2 परतें बनी थी, जिसमें से कोशिका की जस्ट बाहर वाली परत को एक बार यहां पे फिर से हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं आपको रिकॉल करवाने के लिए, ठीक है। बाहर क्या थी, 2 परतें थी इस तरह से। तो कोशिका के जस्ट बाहर वाली जो लेयर थी उसको हमने क्या बोला था, कोशिका झिल्ली बोला था, सेल मेम्ब्रेन बोला था। हिंदी में लिखूं या बाइलिंगुअल, चलिए थोड़ा जल्दी करती हूं। कोशिका झिल्ली क्या बोला था, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ओके, कोशिका झिल्ली। और इस सबसे बाहरी परत, क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है अगर आप देखेंगे कि कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या बोला, कोशिका को सब पुलकित सम्राट
कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, यहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है ना। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। चलिए, इस समय थोड़ा सा कम था इसलिए बोल रही थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। यहां तक तो हम कल क्या है कंप्लीट कर चुके थे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कहां पे लिखूं? हल्का सा थिन करती हूं। दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। चलिए, ये क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। राइटिंग के साथ में तो कोई इशू नहीं है ना। जब हम कोशिका के अंदर गए थे, ये तो हमने बाहर बाहर की बात कर ली है, सेल वॉल, गुड। जब हम कोशिका के अंदर गए तो हमने कोशिका के अंदर क्या देखा? हमें एक फ्लूइड दिखा। इस फ्लूइड को हमने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बोला था, कोशिका द्रव्य बोला था, फ्लूइड, ठीक है। और बीच में सेंटर में हमने इस तरह से संरचना देखी थी जिसको हमने क्या बोला था? केंद्रक। इस फ्लूइड को हमने क्या बोला है? साइटोप्लाज्म बोला है, साइटोप्लाज्म। थोड़ा ज्यादा जल्दी में लिख रही हूं। इसको हमने क्या बोला है? साइटोप्लाज्म बोला है। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे, ओके। और सेंटर पे जो संरचना थी इसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियस बोला था, केंद्रक बोला था, न्यूक्लियस बोला था, केंद्रक बोला था। ये मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा थिन करती हूँ पेन। राइटिंग में प्रॉब्लम है, स्लो स्लो स्लो। ओके, चलिए आराम आराम से चलते हैं। इस वाले बैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आराम आराम से पढ़ाएंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें हैंड रिटन रहेंगी, दिख रहा है। ओके, चलिए ठीक है। अब आपको क्या बताया था? कोशिका के अंदर जब गए थे तो हमें दो घटक दिखे थे। पहला एक फ्लूइड दिखा था जिसको हमने साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोला था। दूसरी चीज हमको क्या दिखी थी? केंद्रक, न्यूक्लियस दिखा था। और कंबाइंडली जब इन दो चीजों के बारे में अलग अलग नहीं पता तो वैज्ञानिकों ने इन दोनों चीजों को एक साथ मिला के क्या बोला था बेटा? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बोला था। क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बोला था। ओके, ब्लू कलर विजिबल नहीं होता है ना। दोनों को मिला के कंबाइंडली क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म बोला था। दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने से पहले आपको एक चीज बता देंगे। अब हम कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। संरचना में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाहर वाली चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। उसके बाद हम अंदर चलेंगे। तो जब हम अंदर चलेंगे तो हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में कंबाइंडली। कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, इसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया। फिर हम कहा चलेंगे? साइटोप्लाज्म में। तो हमने साइटोप्लाज्म में क्या देखा कि यहाँ पे कुछ कोशिकांग पड़े हैं। साइटोप्लाज्म में क्या पड़े हैं? कुछ कोशिकांग पड़े हैं, सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म में क्या है? कुछ कोशिकांग भी पड़े हैं, सेल ऑर्गेनेल। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिकांग, ठीक है। और जब हम मध्य में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे केंद्रक देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोशिका का डायग्राम है। एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसको कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति बोलेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति, सबसे बाहर वाली लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोशिका झिल्ली, या फिर पहले हम कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, बाद में हम कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, लेयर पढ़ेंगे, देन हम अंदर चलेंगे। और इसकी संरचना पढ़ने से पहले वैज्ञानिकों ने यह भी ऑब्जर्व किया, हाँ वैज्ञानिकों ने, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए अंग्रेजी वर्ड, हाँ ठीक है बेटा, अंग्रेजी वर्ड थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। चलिए, वैज्ञानिकों ने ये भी देखा, जब ऑब्जर्व किया सेल को, तो उन्होंने क्या देखा?
उन्होंने देखा कि जो कोशिका, जिन कोशिकाओं की वो बात कर रहे हैं, सारी की सारी कोशिकाओं का आकार एक जैसा नहीं है। सारी की सारी कोशिकाओं का आकार और आकृति, आकृति भी क्या है, एक जैसी नहीं है। जब बात आकार की आ गई तो उन्होंने देखा कि कुछ कोशिकाएं छोटी हैं और कुछ कोशिकाएं बड़ी हैं। जब बात आकृति की आई तो उन्होंने देखा कि कुछ कोशिकाएं गोल हैं, कुछ शाखानुमा हैं, कुछ अंडाकार हैं। ठीक है, तो पहले इसकी संरचना पढ़ने से पहले हम कोशिका की कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। हम कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे, जैसे कि वैज्ञानिकों ने देखा कि सबसे छोटी, ओवरऑल वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। देन देखा गया कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। फिर वैज्ञानिक तो ह्यूमन है, अब ह्यूमन है तो अपने बारे में, अब ह्यूमन और वो भी बायोलॉजी वाला ह्यूमन, तो वो अपने बारे में तो क्या है, क्यूरियस होगा ही, है ना, उत्सुकता होगी उसके अंदर। तो उसने क्या देखा कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तथा सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं बेसिक पॉइंट पे। ये डायग्राम क्लियर है ना, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव या कोशिका द्रव्य। चलिए आगे अगर हम चलेंगे, थैंक यू राहुल राय, देख रही हूं बेटा कमेंट, थोड़ा पढ़ना भी तो है साथ ही साथ। थैंक यू राधे। चलो आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, सेल के रिगार्डिंग कुछ बेसिक पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या देखेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे। डिस्कवरी वगैरह की बात हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। सबसे पहला पॉइंट यहां से मेरा क्या आएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। रुकिए मैम जी, बताइए सर। लिखना था, अच्छा लिखना था। देखिए आपको बहुत अच्छे से पूरी बायो क्लियर की जाएगी, आप इसकी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। पूरी की पूरी बायो आपको बहुत अच्छे से, पीछे पीछे चलना है, बैक स्लाइड। उस पे लिखने वाला कुछ था नहीं बेटा, डायग्राम था। पॉलीप्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, रोहित गुड। इसके नोट्स भी चाहिए, नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स वैसे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ी डिवाइस है, लाइक आप लैपटॉप वगैरह से स्टडी कर रहे हैं, तो आप वहां से इजीली फिर पढ़ सकते हैं, अगर आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। थैंक यू, चलिए चलते हैं आगे। अब अगर हम सेल की बात करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो वहां पे सबसे छोटी सेल कौन सी होगी। क्वेश्चन पहला बन रहा है स्मॉलेस्ट सेल। थैंक यू बेटा। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। दैट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हिंदी में थोड़ा सा लिख लेते हैं, सबसे छोटी कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल मतलब क्या है, सबसे छोटी कोशिका। अब अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या है बता देते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक तरह का, हाँ पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, नोट्स मिलेगा, डीपीपी भी मिलेगी, कल से आपको डीपीपी मिलेगा। ठीक है, आज इसकी डीपीपी प्रिपेयर होगी, कल के टॉपिक के साथ ही आपको डीपीपी मिलेगा, नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। अच्छा भरत सिंह, आप कुमार सर की लेक्चर देख लीजिए, कुमार सर की लाइव क्लासेस चलती है, वहां मिल लीजिए आप कुमार सर को।
थैंक यू। चलिए वापस आते हैं। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इसके दो नाम और हैं। माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं और करके यहां पे लिखेंगे। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ। आपको एग्जाम में इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली प्ल्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीप्ल्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? एमएलओ भी बोलते हैं, एमएलओ, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा क्या करता है? अपना आकार बदलता रहता है। अब जैसे माइकोप्लाज्मा को अगर आप देखेंगे तो मोस्टली राउंड शेप देखेगा। डायग्राम यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, कल की क्लास में 2D डायग्राम ले आऊंगी इसका, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को अगर आप देखेंगे तो मोस्टली 2D, वो सॉरी, माइकोप्लाज्मा को अगर आप देखेंगे तो मोस्टली राउंड शेप, लेकिन ये हमेशा राउंड शेप नहीं दिखता है। ये क्या करता है? अपना आकार बदलता रहता है, ये अपना आकार बदलता रहता है। इसकी वजह से हम माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। बैक्टीरिया किस में आते हैं? बैक्टीरिया अगर ओवरऑल हम लीनियस के आधार पे देखेंगे तो बैक्टीरिया को कहां रखेंगे? पौधों में रखेंगे। क्यों रखेंगे? उन्होंने देखा था ऐसे सजीव जिनके चारों तरफ कोशिका भित्ति उपस्थित थी, वो सभी के सभी पौधों में आ रहे थे, और जिनके चारों तरफ कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी वो सभी के सभी जंतु में आ रहे थे। इस हिसाब से बैक्टीरिया के चारों तरफ पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरेमिक अम्ल तथा अमीनो अम्ल की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, तो उन्होंने बैक्टीरिया को उठा के कहां रख दिया? पादप जगत में रख दिया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और ये अपना आकार बदलता रहता है। इसको पादप जगत में रखा गया है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत का जोकर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। हिंदी भी बोल रही हूँ, हिंदी भी बोल रही हूँ पैरेलली। देखिए पीपीएलओ आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, इसका हिंदी वर्जन भी आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। कुछ कुछ चीजें हैं बायो में जो इंग्लिश और हिंदी में आपको एग्जैक्टली लिखे मिलेंगे। जैसे आप पेपर उठाइए, पेपर में माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिकाएं बोलते हैं, लेकिन आपको जो पेपर आता है ना उसमें सूत्र कणिकाएं नहीं, बहुत बार माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, बहुत बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सक्षम क्या नहीं आया? हाँ बताइए सक्षम, आपकी प्रॉब्लम बताइए। क्या आपको नोट्स कैसे बनाएं? स्टार्टिंग से आपको जो लिखाया जा रहा है, बेसिक तरीका ये है, अगर आपके पास समय है तो आप पूरे के पूरे नोट्स बनाइए, है ना। अगर आपके पास समय है तो आप पूरे के पूरे नोट्स बनाइए। और सक्षम आपको क्या समझ नहीं आया ये कमेंट करिए, ये कमेंट मत करिए कि समझ नहीं आया, ये बताइए मैम हमें ये समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ चलिए वापस आ जाते हैं। ये तो अभी तो बहुत बेसिक चीज स्टार्ट की है हमने। हाँ सेल दो प्रकार के होते हैं, धीरे धीरे आगे आपको पढ़ाया जाएगा। चंदन कुमार कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो हिंदी में लिखा हुआ है। पॉलीप्ल्यूरोलाइक ऑर्गेनिज्म को आप हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, एमएलओ को हिंदी में भी ऐसे ही एज इट इज लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे? इस माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में ही लिख देते हैं सबसे पहले। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या करता है? माइकोप्लाज्मा अपना आकार बदलता रहता है, अपना आकार बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसीलिए इसे, इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पादप जगत का जोकर कहते हैं, है ना। जोकर जैसे आप सर्कस में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम। नितिन कुमार टाइम के साथ इशू है आपको, चलिए देखते हैं एक बार आपके फेवर में अगर कुछ हो सकता है। पादप जगत का जोकर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं?
पादप जगत का जोकर कहते हैं। और अगली बात क्या है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, सभी सजीवों के लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द श्वसन रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में ही जीवित रह सकता है, ठीक है। क्या है माइकोप्लाज्मा? ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों में जीवित रहता है। दूसरी चीज क्या है, माइकोप्लाज्मा जो है वो जंतु तथा पादप में, पादपों के लिए रोगजनक है, यानी कि ये बीमारी फैला सकता है जंतुओं तथा पौधों में। लिख रहे हैं पीपीएलओ, यानी कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। इससे निमोनिया होता था, है ना, स्टार्टिंग में देखा गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो वर्ड एक्चुअली में मॉर्फो उससे और बना हुआ है, जो आकार बदलता है ना, उसी से प्लूरो वर्ड आया है। दूसरा क्या है, मॉलिकुलर। अब देखते हैं, एटम सबसे छोटा होता है, एटम के बाद मॉलिकुलर। मॉलिकुलर एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मॉलिकुलर लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब अणु जैसी संरचना वाला जीव, है ना। अणु क्या है, एक सबसे छोटा। कंपाउंड बड़ा होता है, कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो मॉलिक्यूल उसमें छोटी संरचना है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, इसलिए इसे मॉलिकुलर लाइक ऑर्गेनिज्म बोला गया है, अणु जैसे जीव। नेटवर्क इशू होगा बेटा। अन्नू वर्मा, थैंक यू। शिल्पी, मोनेरा का मेंबर, हाँ वाओ, आप तो एडवांस चल रहे हैं किंग, आप तो क्लासिफिकेशन पे भी आ गए हैं। मोनेरा जगत का मेंबर है ये, बैक्टीरिया में आएगा। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। तो 2 पॉइंट और लिखते हैं माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोगों को समझ आएगा ना कि ये किसकी बात हो रही है, माइकोप्लाज्मा की। पहली चीज क्या है कि माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे लिखते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा पादप तथा अगर बेटा राइटिंग में कोई इशू हो तो बता दीजिएगा, है, राइटिंग मेरी बचपन से ही गंदी रही है। हाँ, बेसिकली केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है और मुझे आता भी है, बट यहाँ पे मैं केवल बायो टीच कर रही हूँ। चलिए, माइकोप्लाज्मा पादप तथा जंतुओं में, पादप तथा जंतुओं के लिए रोगजनक है। मतलब ये क्या कर सकता है, पौधों, पैथोजेनिक, यानी कि पौधों तथा एनिमल्स, जंतुओं में ये क्या कर सकता है, रोग, बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। आपको डिजीज की लर्निंग ट्रिक देंगे 1-2 दिन में, जो कि यूट्यूब पे दी जाएगी, है ना। यूट्यूब पे क्या करेंगे, एक बैक्टीरियल डिजीज की लर्निंग ट्रिक दे देंगे, जिसमें सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, जंतुओं के लिए रोगजनक है, कैसा है, रोगजनक है। तो ये तो माइकोप्लाज्मा की बात हो गई, जो कि आपकी क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेल है। अब आगे अगर हम चलेंगे तो स्मॉलेस्ट सेल के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, और हम लार्जेस्ट सेल की, ये ओवरऑल बात चल रही है, पूरे यूनिवर्स की बात चल रही है। यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे, ये आप लोग बताइए, तब तक मैं इसकी हिंदी लिखती हूँ। आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका, जल्दी से बताइएगा, सबसे बड़ी कोशिका। गुड, ये क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। किसने किसने देखा है, किसी ने देखा है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। गुड गुड गुड, वाह, काफी अच्छा लगा आप लोगों के।
भरत सिंह, मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ पर्टिकुलर कि मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं जो आपको दे रही हूँ ना ये मिश्रण है। पहली बात तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको मैंने कई सारे बुक के कलेक्शन से बनाया हुआ है ना। एनसीईआरटी है, मेरी एमपी कौशिक की बुक है, बाकी कुछ मेरे पास जो नोट्स थे मेरे खुद के नोट्स, तो सभी से मिक्स करके आपके वनडे एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से स्पेशल अपना हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किया है। अब आप ये मत कहिए कि मैं वो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए वापस आते हैं। लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग की अगर हम बात करेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो हम ओवरऑल यूनिवर्स यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी छोटी कोशिका कौन है उसकी बात करेंगे कर रहे थे, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि मानव शरीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी कोशिका क्या होगी। अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, ऐसे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो ये क्या हो जाएगी, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। देखिए मानव में अगर आप जाएंगे तो दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। ह्यूमन को दो भागों में ऐसे दो कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में नहीं, ठीक है। तो पहला क्या है, आपका मेल है, एक आपके मेल है, दूसरे क्या है फीमेल है। स्पर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर मेल में, ठीक है। स्पर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्राणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, शुक्राणु बोलेंगे, ठीक। आगे अगर आप देखेंगे तो ये तो सबसे बड़ी कोशिका की बात हो गई। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा, ओवम, या इसी को हम एग भी बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंडाणु बोलेंगे, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये तो लार्जेस्ट सेल की बात हुई। अब हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइएगा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या अंतर है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या अंतर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा लार्जेस्ट तथा लॉन्गेस्ट में क्या अंतर है। अगले पॉइंट पे अगर हम चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे हम, ह्यूमन बीइंग। बड़ा और लंबा, न्यूरॉन्स, गुड। हाँ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, और उसका प्रिंट आउट भी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे तो वहां पे आपका डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन आएगा, डाउनलोडिंग, या फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट, डायरेक्ट भी प्रिंट निकल सकता है। लार्जेस्ट मीन्स एरिया वाइज और लॉन्गेस्ट मीन्स लेंथ वाइज, है ना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। मानव शरीर में बहुत सारे बच्चे आंसर भी रिप्लाई कर चुके हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, है ना, यहाँ पे लंबाई की बात की गई है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, और ये क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका से रिगार्डिंग अगर आपको बता दिया जाए तो ये जो न्यूरॉन सेल होते हैं ये मोस्टली कहाँ होते हैं, आपके ब्रेन रीजन में होते हैं। न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो मोस्टली ब्रेन रीजन में होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि न्यूरॉन सेल जो होते हैं इनमें विभाजन की क्षमता, डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। मैम विभाजन क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में एक कोशिका बनी होगी, कैसे उस एक कोशिका से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव बन गया होगा। जब एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी होंगी तभी तो बहुकोशिकीय जीव बना होगा। ठीक है, तो एक कोशिका ने विभाजन किया, डिवीजन किया, उस कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसको हम सेंट्रोजोम बोलते हैं, वो क्या करता है, कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी के लिए आप सुन लीजिए। ठीक है, वो क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, दो से चार बनी, चार से आठ बनी, आठ से 16 बनी, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं बनी। और कोशिकाओं ने कोशिकाओं का एक समूह बनाया जिसको हमने ऊतक बोला। ऊतक ने अंग बनाए, अंग ने अंगतंत्र बनाए, और अंगतंत्र से क्या हुआ, पूरा का पूरा एक मानव शरीर या फिर पादप, ठीक है, प्लांट्स बने। आपके साथ क्या नाइंसाफी हो गई है भाई, रॉयल कुर्मी? आपका नाम काफी सुना हुआ लग रहा है, आप किसी और बैच में भी हैं आई थिंक। गुड। क्या लिखा है आपने, आपका नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, कलुआ, एम आई राइट? चलिए, सबसे अधिक विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। न्यूरॉन्स की बात बताएं तो इनमें क्या है, विभाजन नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लगी है, इंजरी हुई है, आपको घाव हो गया है, मान लीजिए आपके हथेली का जो यहाँ पे है, जिसको हम मांसपेशियां बोलेंगे या जो भी है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल है आपकी, आपको घाव हो गया, आपका जो हथेली है वो इंजर्ड हो गया है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि समय के साथ साथ वो जो घाव है आपका, अगर आप उस पर मेडिकेशन नहीं भी करवाएंगे तब भी वो घाव आपका धीरे धीरे भरने लगता है और बाद में जाके पूरा का पूरा इक्वल हो जाता है। ये किस वजह से होता है? चलिए, ये नीतीश कुमार आप क्या लिख रहे हैं? फ्री टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिली है, आप क्या लिख रहे हैं आप लोग, भरत सिंह? चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे, आइए, डाइवर्ट कर रहे हैं, टॉपिक पे आइए। तो वो घाव कैसे भरता है, मान लीजिए आपको जो घाव हुआ है उसका मतलब क्या है कि जो हथेली की कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करना शुरू कर देंगी और विभाजन करके उतनी कोशिकाएं बना लेंगी जिससे क्या है, वो क्षतिपूर्ति हो जाए। अब क्या होगा, मान लीजिए आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, उनमें तो विभाजन ही नहीं हुआ, तो जो डैमेज हुए वो डैमेज ही रहेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि ये, इसीलिए जो आपका न्यूरॉन्स हैं उनको टॉप पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है, टॉप पे रखा गया है। और एक बॉक्स, एक हार्ड बॉक्स जिसको हम क्रेनियम या कपाल बोलते हैं हिंदी में, एक हार्ड बॉक्स बहुत ही मजबूत बक्से के अंदर रखा गया है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, जिससे कि इजिली हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज ना हो, इजिली आसानी से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि एक बार अगर तंत्रिका कोशिकाएं डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, तो उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, उनमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आज के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए किसी को कि आप हेलमेट लगा के बाहर निकलें। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप बाइक राइडिंग करेंगे तो आप हेलमेट पहनेंगे, और अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करेंगे तो आप सीट बेल्ट पहनेंगे। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं, ये तो न्यूरॉन्स की बात हो गई। अब अगर हम आगे चलेंगे, ठीक है, अगर हम आगे चलेंगे तो ये हमने सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका की बात कर ली। वैज्ञानिक कोशिकाओं के बारे में बात करें तो उन्होंने सोचा कि ये कोशिका, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिका के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि कोशिका के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बना देते हैं। क्या करते हैं, कोशिका के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बना देते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल की अगर हम बात करेंगे, कोशिका का अध्ययन हम जिस शाखा के अंदर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या आ जाएगा, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, और इसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका का अध्ययन, और इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। साइटोलॉजी, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान बोलेंगे।
कोशिका विज्ञान। अब अगर बात करें इस टर्म की, जैसे बायोलॉजी टर्म सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे साइटोलॉजी की, तो ये साइटोलॉजी टर्म विज्ञान की वही शाखा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोशिका का अध्ययन करेंगे। ये जो साइटोलॉजी टर्म है ये किसने दिया था, हर्टबिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसको हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिख देते हैं, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान शब्द, कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया था, हर्टबिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हर्टबिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया, हर्टबिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, अब अगर हम आगे चलेंगे तो इस कोशिकाओं के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बताएंगी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये समस्त सजीव जो हैं वो किससे मिलके बने हैं, कोशिकाओं से। फिर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ये तो ठीक है कि समस्त सजीव जो हैं ये कोशिका से मिलके बने हैं, लेकिन मान लो स्टार्टिंग में एक कोशिका बनी, उससे दूसरी कोशिकाएं बन कैसे रही हैं, दूसरी नई कोशिकाएं आ कहां से रही हैं। ठीक है, तो इन सारे सिद्धांतों को एक नाम दिया गया, जिसको हमने कोशिका के रिगार्डिंग बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, और इन सिद्धांतों को एक साथ मिला के हमने क्या बोल दिया, कोशिका सिद्धांत बोल दिया। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका के रिगार्डिंग कुछ बातें जो बताई गई थी जिसको हम कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, कोशिका सिद्धांत। और इससे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दिया, हु गेव द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इस तरह के इससे अच्छे खासे क्वेश्चन क्या है यहाँ से। कोशिका सिद्धांत आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या है आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा कि कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है, कोशिका सिद्धांत वो दिया किसने है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है ना, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए, किसने मत लिखिए, कोशिका सिद्धांत दिया गया। चलिए डैश लगा के लिख दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। अब आपको एक बात बताते हैं, तो स्लाइडेन जो थे वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, जंतुओं पे अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि समस्त जंतु जो है वो कोशिका से मिलके बने हैं। स्वान जो थे वो बॉटनिस्ट थे, वनस्पति पौधों पे अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि स्वान ने देखा कि पौधे जो है वो किससे मिलके बने हैं, कोशिका से, सेल से। तो कोशिका सिद्धांत की जब बात आएगी तो ये किसने दिया है, स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडेन तथा स्वान, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन तथा स्वान ने। कब दिया है, 1838 से 1839। ठीक है, ये तो कोशिका सिद्धांत की बात हो गई। स्वान हाँ, स्लाइडेन तथा स्वान, गुड, थैंक यू। चलिए आगे अगर हम चलेंगे तो अब हम क्या देखेंगे कि जिस कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने स्मॉलेस्ट सेल देखी, लॉन्गेस्ट सेल देखी, ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने क्या देखा है, लार्जेस्ट तथा लॉन्गेस्ट सेल की बात की है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जिस कोशिका की हम बात कर रहे थे, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, हमने जो सबसे पहले डायग्राम देखा था, अब हम एक एक करके इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पूरी की पूरी कोशिका के बारे में हम जानेंगे कि ये कोशिका जो है वो कैसे दिखती है। तो आ जाते हैं हम आगे, अगली स्लाइड पे अगर हम चलेंगे, यहीं पे लिखें क्या, अब हम कोशिका की उस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका की सबसे बाहरी परत जो है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
आर यू क्लियर विद दिस? यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास है बेटा, बीपीएससी में है। चलिए ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, समय पता ही नहीं चलता है। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है ना? हाँ ठीक है, कल आपको क्या है, डीपीपी दिया जाएगा जिससे आप एनालिसिस कर पाएंगे प्रश्नों की, है ना, प्रश्नों का विश्लेषण कर पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी कल हम क्या करेंगे, कोशिका भित्ति से प्रारंभ करेंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आप क्या है, कंटेंट भी रिवाइज करते रहिएगा, साथ ही साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए क्लास के बाद, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लगा कि आप लोगों के डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, कल हम कोशिका भित्ति से क्या करेंगे, अपना चैप्टर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।